ऐप में देखो तो बालेश्वर ऐप में देखो ना चल रहा है। हेलो, आवाज आ रहा है जी ऑनलाइन वाले? हेलो। हाँ चलिए ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं ना। सभी को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले मैं अगर बात करूं आज की क्लासेस की, तो कई लोग, बहुत सारे लोग नए हैं। और नए लोगों के लिए खास बात यह है कि सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए या सफलता पाने के लिए सबसे पहले उसके सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि व्यापम और पीएससी एक काम ऐसा करता है कि पूरा सिलेबस आपको दे दिया जाएगा और उसी का अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको मेहनत करना है, आप लोग को पढ़ते रहना है। तो थोड़ा सा जो नए स्टूडेंट आए हैं उसके लिए थोड़ा हम सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे कि सिलेबस क्या कर रहेगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम का जो जड़ होता है ना, वो होता है उसका सिलेबस, है ना। सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है जी। कि अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, देखिए पहली बात तो मन में ये आता है शुरुआत में, जैसे कि हम किसी भी चीज का तैयारी करते हैं तो पढ़ना क्या है। ठीक है। हमें ये तो पता रहता है कि हाँ सिलेबस में आपका छत्तीसगढ़ है, कंप्यूटर है, लेकिन उसको किस तरह से हमें टेकल करना है, किस तरह से हमें उसके हिसाब से आपका तैयारी करना है। अब आप कर रहे हो, मान लो आपके सिलेबस में है जी छत्तीसगढ़। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ को आपको पीएचई के एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है, पूरा छत्तीसगढ़ तो एकदम रटते नहीं बैठना है। ठीक है। कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। पिछले जो एग्जाम हुआ था व्यापम में, जैसे कि सीएसईबी की बात करूं या डब्ल्यूआरडी की बात करूं, तो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन कहां से पूछा गया था। क्योंकि वही एक पैटर्न बन चुका है कि अगर मान लो 150 अंक का आता है कौन सा आपका आपका पीएचई, तो 150 अंक में छत्तीसगढ़ का वेटेज कितना रहेगा और हमें उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं कि जीएस क्या है अथा है, और जीएस को पढ़ोगे तो आपको साल भर लग जाएगा। और एक चीज ये होता है कि थोड़ा सा मार्गदर्शन का अभाव भी हो जाता है। ठीक है। मान लो सबको पता है लेकिन थोड़ा सा रुख हम वही जाते हैं जहां हमें थोड़ा सा अनुभव नहीं होता, फिर उन चीजों का नॉलेज नहीं होता कि हमें क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज एग्जाम में आ सकता है। और ये चीज अगर हमें पहले से अगर पता रहे कि हाँ भी हमें ये पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आप लोग के लिए वो बेनिफिट हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। देखिए आप सबको पता है कि जो आपका पीएचई पीएचई से लगभग 118 के आसपास आपको पोस्ट मिलने वाला है, मतलब 118 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। और खास बात क्या है कि व्यापम में अभी लगभग कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन ये जो आपका पीएचई का जो एग्जाम है, संभव हो सकता है, ऐसा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन एक नियमतः देखा जाए तो चुनाव इलेक्शन के बाद अगर ये एग्जाम अगर कंडक्ट करवाया जा सकता है, कौन सा आपका पीएचई, साथ में आपका डब्ल्यूआरडी का भी देखने को मिलेगा। ठीक है। और आपका पीडब्ल्यूडी का अब ये कब तक आएगा ये तो नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत चांसेस है आपका इलेक्शन के बाद आने का। ठीक है। तो इसके लिए आप तैयारी निरंतर करते रहिएगा, क्या रहेगा सिलेबस में और इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। तो नए स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जितने भी ऑनलाइन में जुड़े हैं एक एक करके हम चर्चा करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं जीएस की, ठीक है, जर्नल स्टडीज की। अब देखिए मैं बार बार एक चीज ये बोल रहा हूं जी कि आपको अगर इस एग्जाम में सफलता पानी है, एग्जाम को क्रैक करना है, तो एक चीज ध्यान में बिल्कुल रखना पड़ेगा। ठीक है। आपको टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक में भी उतनी मजबूती रखनी पड़ेगी, नॉन टेक को भी आपका मजबूत बनाकर आपको चलना पड़ेगा। तब क्योंकि पहली बात तो ये कि बहुत लोग आपका जो टेक्निकल फील्ड से है ना, वो लोग जीएस को छोड़ देते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये कि कोचिंग आपके मार्गदर्शन के लिए रहता है, पढ़ना तो आपको खुद से है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर सही मार्गदर्शन आप लोग को मिल गया तो आप सफलता की राह में एक कदम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो वही चीज बोल रहा हूं कि क्या क्या आने वाला है। और जीएस के अंतर्गत सबसे पहले हमें सिलेबस को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि यही इसका जड़। हमें ये अगर समझ आ गया तो थोड़ा सा हम इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं कि जीएस में थोड़ा सा हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को पढ़ने में लगभग आपका 7 से 8 महीना आप लोग को लग जाएगा। ठीक है। किसको? आपका छत्तीसगढ़। लेकिन हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि हाँ यहां से अगर छत्तीसगढ़ से मान लो, देखिए ये आपका जनरल नॉलेज के अंतर्गत कितना आ रहा है आपका? 15 आ रहा है। ठीक है। 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्या क्या पूछा जाएगा आपका जनरल नॉलेज के अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत आप सबको देखने को मिलेगा क्या? तो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा जी पूरा आपका करेंट अफेयर। क्या? आपका करेंट अफेयर।
ये आपको याद रख लेना है, करंट अफेयर और एक आपका सीजी छत्तीसगढ़। तो टोटल में अगर बात करूं, देखिए दो चीज आपको समझना है, जो आपका जीएस है इसके अंतर्गत हमें करंट अफेयर देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले जो सीएससीबी का जो एग्जाम हुआ था उसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज था वो था आपका करंट अफेयर और आपका छत्तीसगढ़ का। और बहुत सारे करंट अफेयर में करवा भी चुका और साथ में मैं कंटिन्यू करूंगा करंट अफेयर को, कि मान लो करंट अफेयर के अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे एक भी ना छूटे। क्लियर है? छत्तीसगढ़ तो हम कर ही रहे, और छत्तीसगढ़ के लिए देखिए यहां से अगर 15 क्वेश्चन पूछा गया, टोटल आपका जीएस की बात करूं तो 50 क्वेश्चन जीएस से पूछा जाएगा। अब इसी 50 क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, मूल रूप से मेहनत करना है, और ये बिल्कुल संभव हो सकता है। कैसे संभव हो सकता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। देखिए दो चीज है, एक आपका पद से रिलेटेड, जिस पद के लिए आप जा रहे हो, जैसे पीएचई पद हो गया, तो पीएचई से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना आपका 10, कितना आपका 10। और ये जो 10 क्वेश्चन है इसमें आपको 5 क्वेश्चन लगभग छत्तीसगढ़ से देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे, जैसे पिछले बार जो आपका डब्ल्यूआरडी का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो 10 क्वेश्चन पद से रिलेटेड जो पूछा गया था उसमें 5 से 6 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से देखने को मिला था। जैसे कि जो आपका डब्ल्यूआरडी है ना, वाटर रिसोर्स आप सब जानते हैं, तो उसके अंतर्गत विभिन्न डेमो को पूछा गया था। ठीक है, जैसे कि हम पढ़े थे बहुत सारा सोनरू डैम, एक आपका केलो डैम, तो वो सब आपका मैपिंग के अंतर्गत पूरा क्या हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें पूछी गई थी पद से रिलेटेड में। नदी अफवाह तंत्र पूछा गया था, रिवर ड्रेनेज सिस्टम पूछा गया था। तो आपको लगभग छत्तीसगढ़ से याद रख लेना है, 10 से 12 क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ से देखने को मिलेंगे। कितना आपका, 10 से 12। और करंट अफेयर का जो वेटेज है वो भी बहुत ज्यादा हो रहा है आपका, 8 से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे, कि डब्ल्यूआरडी में पूरा 20 का 20 क्वेश्चन पूरा करंट अफेयर से पूछा गया था, और छत्तीसगढ़ और करंट अफेयर मिला के, ये आपको याद रख लेना। और पद से रिलेटेड में अलग 5 या 6 नंबर का आपका छत्तीसगढ़ से पूछा गया था। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि ये एकदम 150 अंक ही आएगा, क्या पता 100 का भी आ सकता है, लेकिन आपको पहले से तैयारी रखनी पड़ेगी। अगर मान लो 100 अंक नंबर क्वेश्चन, सॉरी 100 क्वेश्चन भी यहां से आता है, तो जो 20 क्वेश्चन जो जीएस का रहेगा उसमें से आपको 15 क्वेश्चन आपको सही करके आना ही पड़ेगा। लेकिन मोस्टली व्यापम जो एग्जाम लेता है जी, है ना, वो लगभग 150 अंकों का लेता है। ठीक है, लेकिन जो आपका सीएसईबी का था वो आपका 100 नंबर के लिए था, 100 क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा, 150 आएगा तो भी सही है। अपना तैयारी को आप क्या करना है, आगे जारी रखना है, चाहे 100 का पूछे चाहे 150 पूछे। जो जिसका जीएस स्ट्रांग है वही इसमें क्या कर सकता है, थोड़ा सा बाजी मार सकता है। ये बात आप थोड़ा ध्यान में रखिए। टेक्निकल तो सब पढ़े, देखिए मान लो अभी मोस्टली कंपटीशन बढ़ चुका है, मान लो अभी तैयारी कर रहे हैं कितने लोग, 100 लोग, है ना, मोटा मोटा एक हम ले लेते हैं, मान लो 100 लोग इसका तैयारी कर रहे हैं। अब 100 लोग में आप लोग को 80 लोग ऐसे देखने को मिलेंगे या 70 लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जो केवल किसके सहारे होंगे, आपके टेक्निकल के सहारे। ठीक है, क्योंकि लगता है कि 20 नंबर का जीएस आ रहे हैं तो कहां से पढ़े, है ना, हम बना लेंगे, देखा जाएगा बाद में। ऐसा अगर सोचोगे तो फिर जीएस आपका पूरा वीक हो जाएगा। ठीक है, अब भले उसमें 80 का 80 मार्क आओ, किसमें आपका टेक्निकल में, लेकिन पूरे जीएस छूट जाएगा। क्योंकि जीएस अगर पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जीएस अथाय उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बेसिक जानना बहुत जरूरी है। पिछली बार जैसे बहुत सारा मैपिंग से क्वेश्चन फंसा था, किसमें आपका, तो सीएसईबी में। ठीक है, जनजातीय विद्रोह से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको जीएस को भी साथ साथ लेते चलना है, आपको जीएस को भी क्या करना है, आपका मजबूत बनाना है। तो क्या क्या पूछा जाएगा जीएस में, थोड़ा सा हम इस पर देखें तो आप सबको याद रखते। सबसे पहले जनरल नॉलेज के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि आपका करंट अफेयर प्लस आपका छत्तीसगढ़ 15। ठीक है, 15 क्वेश्चन यहां से हो गया। देखिए उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में अगर 150 का आता है तो आपका पूछा जाएगा किसका, आपका कंप्यूटर से देखने को मिलेगा आपका कितना क्वेश्चन, आपका 15 क्वेश्चन। ठीक है, मैं साथ में कंप्यूटर भी कवर कराते जाऊंगा, है ना, जितना भी टॉपिक और बच गया है। रीजनिंग से आपको देखने को मिलेगा जी कितना, आपका रीजनिंग से आपका 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो आपका रिलेटेड जो वर्क है, ठीक है, जो अप्लाइड है उससे साथ पद से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कितना आपका 10। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सिलेबस में लगभग आपका जीएस से पूछा जाएगा कितना, आपका 50। ठीक है, तो इन्हीं 50 जो क्वेश्चन है उसके ऊपर ही आपको क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है। और बिल्कुल ये संभव हो सकता है, बस उन चीजों को पढ़िए जो सार्थक है, जो एग्जाम की दृष्टि से क्या होने वाला है, आपका महत्वपूर्ण होने वाला है। अब दुनिया भर की चीजें पढ़ रहे हो जो एग्जाम में पूछा ही नहीं जा रहा है। ठीक है, आप
हिस्ट्री इसमें सिलेबस में है नहीं, अब हिस्ट्री को पूरा रट डाले, अब ये सिलेबस में नहीं है तो उसको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं। इसीलिए सिलेबस क्या करता है, एक जड़ के समान कार्य करता है। अगर एग्जाम का जो प्रमुख जड़ अगर बोला जाए तो वो होता है आपका सिलेबस, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चलते जाइए ना, तो चलेंगे तो आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। तो ये आपका जीएस का क्या होने वाला है, आपका सिलेबस होने वाला है। इसके अंतर्गत ये आपको देखने को मिलेगा जनरल नॉलेज, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, रीजनिंग, जनरल नॉलेज रिलेटेड टू वर्क अप्लाइड पोस्ट। ठीक है, क्लियर है, चले। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि केवल पीएचई का ही आने वाला है, अगर इसमें मान लो पीडब्ल्यूडी का जुड़ता है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी, हाउसिंग बोर्ड, तो आप लोगों के लिए और बेनिफिट होगा। जिन लोग अभी अच्छे से, देखिए ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला, एक चीज दिमाग में बैठा के रख लीजिएगा, ठीक है, क्या पता 1 साल बाद तो पोस्ट आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो इस बार अगर आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते तो समझ जो 2-3 साल, 5 साल भी आपको और वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो जितना मेहनत करना है, जितना जी जान आपको लगाना है, इसी के पीछे लगाना है, भले कुछ हो जाए। 2-3 महीने सब चीज छोड़ छाड़ के, दुनियादारी टेंशन एक तरफ और तैयारी एक तरफ, धीरे धीरे मेहनत करते जाइएगा, है ना। क्योंकि कहा जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। अब बार बार उन चीजों का प्रयास करते जाओगे, धीरे धीरे उस पर मेहनत करते जाओगे, तो एक दिन क्या होगा, सफलता के आप नजदीक पहुंच जाओगे, ठीक है। और ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं शुरुआत से तैयारी कर रहा हूं तो मेरे से हो पाएगा, नहीं, है ना। पहले से आप सोच लिए, है ना, अपने आप को गिरा दिए कि भी हम कैसे कर पाऊंगे, इतना बड़ा सिलेबस है। भी आप शुरुआत तो करो, जब तक आप किसी चीज के लिए प्रयास नहीं करोगे तब तक वो चीज आपको मिलने वाला नहीं है। एक चीज एकदम दिमाग में नोट करके रख लेना, आप शुरुआत करो, भले होना ना होना अलग बात है, ठीक है। कि क्योंकि अगर आप जब तक उन चीजों के लिए प्रयास नहीं करोगे, है ना, जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे, तब तक आप सफलता के नजदीक नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि शुरू से डर गए हो कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। शुरू से आप हार गए हो, आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो कदापि नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने सोच लिया, भले हो चाहे मत हो, मुझे मेहनत करना है, मतलब करना है 2-3 महीना सब चीज छोड़ छाड़ के, ठीक है। क्योंकि जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आती है, अभी ये अपॉर्चुनिटी अगर छूट गया तो वेट करना पड़ेगा 5 साल तक, ठीक है। तो बहुत सारा पोस्ट है, और आपको ये नहीं देखना है कि पोस्ट 118 है, पोस्ट 80 है, पोस्ट 150 है। आपको चाहिए केवल जी एक पोस्ट, और इसी एक पोस्ट के लिए आपको जी जान लगा के क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोगों से होता क्या है, अब मान लो हम अभी जीएस नहीं पढ़े, ठीक है, छोड़ दिए जीएस के बेटे, चलो 50 है, 20 है भैया, लेकिन जब वैकेंसी नेक्स्ट बार आएगी तब क्या करोगे, फिर कंडीशन वही रहेगा आप लोगों का, है ना। फिर वहीं से शुरुआत करना पड़ेगा, फिर जीएस पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा है कि अभी से अगर आप उन चीजों के लिए शुरुआत करते हो तो बिल्कुल ही धीरे धीरे आप लोग को अगर कंटिन्यूटी अगर बनाए रखोगे तो बिल्कुल निश्चित सफलता मिलेगी, ठीक है। तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो जैसे कि जीएस हम पढ़ रहे, सबसे पहले हम कंप्यूटर स्टार्ट किए थे, अभी अपना मैपिंग चल रहा है, और मैपिंग भी बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, एक एक चीजों को बारीकी से। आप सबको एक एक चीज अच्छे से समझ आना चाहिए। तो ऐसा, अगर सच बोलूं तो ऐसा है कि मेहनत थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा इस बार। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है, ठीक है। जैसा आप लोग अभी भीड़ हो, आपसे पहले 2 साल पहले कई लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये भी दिमाग में नहीं लाना है हमें। हमें अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, हम में कितना क्षमता है ये हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, ये बात लिख के ले लो। मैं नहीं बोल सकता कि ये टॉप करेगा, वो टॉप करेगा, लेकिन एक चीज है कि आपकी सबको, देखिए, सब में वो काबिलियत है, सब में वो क्षमता है कि ये जो चीजें हैं वो आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी क्षमता केवल आप पहचान सकते हो। थोड़ा सा आपको गाइडेंस, मार्गदर्शन की बस क्या है, आपका जरूरत है। बिल्कुल सबसे होगा, बस आप अपने लक्ष्यों के लिए निरंतर प्रयास करते रहिएगा, है ना। क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज छोड़ना है, ये मैं बताऊंगा इसके माध्यम से। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीएस में, ठीक है। अगर मान लो जीएस पूछा जा रहा है 50 नंबर का, तो हमें एकदम मान के चलिए 35 से 40 के बीच हमें उसमें लाना है। अगर मान लो टेक्निकल में आपका कम हो जाता है ना, तो इसमें आप कवर कर सकते हो। लेकिन भैया आप जीएस पढ़े ही नहीं हो, कभी जानते नहीं हो, जैसे कल बहुत सारी चीजें पढ़ी, किसमें आपका धमतरी जिले में कंडेल नहर सत्याग्रह, बस नाम सुने, उसके अंदर क्या हुआ, कौन कौन सा मंदिर है, कौन कौन सा पर्यटन स्थल है, इन चीजों को हमें लगता है कि हम छत्तीसगढ़ के बारे में सब जानते हैं, लेकिन जितना आप इंडिया के बारे में जानते हो उससे कम आप छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हो।
क्लियर है। दो चार प्रमुख स्थान ही जानते हो छत्तीसगढ़ के बारे में, जो चित्रकूट जलप्रपात फेमस है जानते हो, मैनपाट जानते हो, क्योंकि वो चीज फेमस हो चुकी है। लेकिन उसके अंदर छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है, जो गौरव है, वो बहुत महत्व रखता है। ठीक है। और जैसे कि ए का एग्जाम होगा, उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका जीएस। पूरा आपको छत्तीसगढ़ पढ़ना पड़ेगा, लगभग 3 से 4 महीने का ये कोर्स है। कौन सा आपका ए का। ठीक है। तो एक बार अपने आप को तैयार करो चीजों के लिए। अगर एक बार आप तैयार कर लिए अपने आप को, तो अभी अगर मान लो नहीं होता, मत भगवान मत करे, ऐसा मत हो जिन लोग तैयारी कर रहे हैं सबका हो, लेकिन नहीं होता तो कम से कम अभी आप रेडी रहोगे उसके लिए, तो आगे जैसे एग्जाम आता है उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर पाओगे। ठीक है। तो धीरे धीरे मेहनत करना, एकदम ज्यादा सोचते नहीं रहना और निराश और हताश बिल्कुल नहीं होना है। जो होगा देखा जाएगा, अपने तरफ से एक बार जी जान लगा दो। ठीक है। ये दुनियादारी की चक्कर छोड़ के एक पोस्ट मिल गया तो समझ जाओ जिंदगी क्या हो जाएगा, आपका सफल हो जाएगा। तो उन चीजों को एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैं कहां तक कर सकता हूं, मेरे से क्या हो सकता है, और मेरे को जो समझ नहीं आ रहा है वो सर से दोबारा पूछूंगा। ठीक है। क्योंकि जब वही उस दिन बताया था कि जब इंटरव्यू होगा ए का, तो उसके लिए आप लोगों को कॉन्फिडेंस की जरूरत होगी ही होगी। ठीक है। 75 नंबर का होगा। और ये सब चीज जो पढ़ रहे हो ना, वो ए के लिए भी काम आएगा, क्योंकि नॉन टेक तो आप पढ़ ही रहे हो, टेक्निकल आप पढ़ ही रहे हो। तो जो ए का एग्जाम होगा उसमें 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे, आपका जीएस से। और जिसका जीएस स्ट्रांग है जी, वही ए में क्या करेगा, आपका बाजी मारेगा। टेक्निकल भले कुछ भी रहे, क्योंकि दोनों का क्या रहेगा, आपका बराबर वेटेज रहेगा। तो सबको हमें क्या करना है, साथ लेके चलना है। ठीक है। क्लियर है। चलिए ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हो गया आपका जीएस का। मैं थोड़ा सा आपका टेक्निकल के बारे में खैर सौरभ सर बता देंगे, लेकिन जो एक्सपेक्टेड जो टेक्निकल का सिलेबस है वो इस प्रकार होने वाला है। ठीक है। इन सब सब्जेक्टों को क्या करना है, आप लोग को पढ़ना है। क्या क्या रहेगा इसके अंतर्गत, तो स्टेट ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एनालिसिस, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट आपको टेक्निकल में देखने को मिल जाएंगे। तो उतना ही मेहनत आपको किसमें करना है, टेक्निकल में भी करना है। दोनों को साथ लेके चलना है। क्लियर है। चलिए टेक्निकल आपको देखने को मिलेगा लगभग 100 नंबर का। कितने नंबर का, आपका 100 नंबर का। ठीक है। और पिछले बार जैसे कि बताया था, सीएससीबी का जो पोस्ट निकला था टॉप 10 में, टोटल 10 पोस्ट था सिविल में, 5 जो स्टूडेंट तो हमारे इंस्टीट्यूट के थे, हमारे क्लासेस के थे। ठीक है। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। देखिए आज हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक और एक न्यू आपका डिस्ट्रिक्ट की, वो है कौन सा, आपका रायपुर। ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा रायपुर। रायपुर के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है और हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए ओके। कल पढ़े थे धमतरी, समझ आया, समझ आया सर आपको। चलिए बताइए जल्दी से कौन कौन सी परियोजना है धमतरी में, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बस बताते जा रहा हूं। देखिए ये जो मैं बता रहा हूं इसके पीछे मेरा भी 4-5 साल का मेहनत है। ठीक है। और मेरा सोच यही है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं, आप चाहे यूट्यूब खोल के देख लो, चाहे कुछ यूट्यूब में पूरा सर्च मार लो, इस तरह का वीडियो है ना, पूरा आपको देखने को नहीं मिला। किसके लिए, आपका छत्तीसगढ़ मैपिंग के लिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो मेरा अनुभव है इसके माध्यम से मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए ओके। चलिए बताइए सर कौन कौन सा परियोजना है, बिना देखे बताइए। अगर आप लोग उसके पीछे मेहनत नहीं करोगे तो वो चीज मिलने वाला नहीं है। अगर पढ़ रहे हो तो एकदम ईमानदारी के साथ पढ़ो। ठीक है। चलिए बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्योंकि आप लोग के पास टाइम नहीं है। अभी जितना करना है अभी कर लो। एक आध परियोजना का नाम पीछे से, सर आपका क्या नाम है, अंकित सर, बोलिए सर। एक आध परियोजना का धमतरी में। हाँ गंगरेल, बहुत अच्छे। रुद्री डैम, और एक क्या कौन सा पढ़े थे आपका, माडम सिल्ली, और एक कौन सा देखे थे, सोंडूर परियोजना। ठीक है। इसी में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है। पिछले बार 2-3 पूछा गया था, तो ये सब चीज याद रख लेना। अगर मैं पूछ दूं कि आपका हमें रायपुर से जाना है कहां, आपका धमतरी, ठीक है, तो कौन से नेशनल हाईवे का प्रयोग करेंगे हम, NH 30। हमें जाना है जी कुरूद से कहां, आपका सिहावा नगरी, तो कौन सा नेशनल हाईवे, 130CD। यहां तक क्लियर है सबको। चले तो ये सब चीज आपको याद रख लेना है। आज हम देखने वाले हैं न्यू टॉपिक के अंतर्गत आपका रायपुर। ठीक है। रायपुर को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि रायपुर का जो इतिहास है वो बहुत प्राचीन है। ठीक है। बहुत सारे आपका राजवंशों ने यहाँ क्या किया, आपका शासन किया। और हम जिला परिदर्शन के अंतर्गत इन सब चीजों पर क्या करते हैं, आपका चर्चा करते हैं। ठीक है। जैसे कि हम यातायात देखेंगे,
है ना, अवगमन के साधन, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, वहां के जिला गठन देखेंगे, सीमावर्ती जिले देखेंगे, मृदा देखेंगे, जलप्रपात देखेंगे, साथ ही साथ ट्राइब्स देखेंगे कि रायपुर में कौन कौन से ट्राइब्स जनजातियों का क्या है आपका निवास है। तो इस सब टॉपिकों पर हम क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। तो एक एक करके हम क्या करते हैं, समझते हैं किसको, आपका रायपुर को। ठीक है, तो रायपुर के इतिहास की मैं बात करूं, रायपुर का जो इतिहास है वो क्या बताता है, तो एक एक करके हम देखते हैं, बड़े आसानी के साथ समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रख लेनी है किसके बारे में, आपका रायपुर के बारे में। कि आप सुनते हो रायपुर रायपुर, तो रायपुर का अपना क्या है, एक अलग इतिहास है कि किसने रायपुर को बसाया, किसने राजधानी बनाया। इस सब चीजों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बार बार ये बोल रहा हूं कि कहीं से भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप लोगों से बनना चाहिए। जैसे सीएसईबी में जनजातीय विद्रोह से 3 क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया था, ठीक है, लेकिन पढ़े नहीं थे तो कहां से बनेगा। क्लियर है, चलिए ओके। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो एक चीज आप सबको याद रख लेना है, क्या याद रख लेना है, तो रायपुर की बात करूं तो यहां एक आपका जिला स्थित है, इस जिले का नाम है जी आपका कोरबा। क्या नाम है आपका, कोरबा। ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। कोरबा में क्या हुआ था, कोरबा में एक राजवंश का शासन था, ठीक है। उस राजवंश का नाम था जी आपका कलचुरी। क्या नाम था आपका, कलचुरी। देखिए कलचुरी मुख्यतः शासन कर रहे थे। आप सबको पता है कि जो आपका छत्तीसगढ़ है 2000 के पहले आपका कौन से राज्य का हिस्सा था, आपका मध्य प्रदेश का हिस्सा था। किसका हिस्सा था, आपका मध्य प्रदेश का हिस्सा था। और हुआ क्या, तो देखिए शुरुआत में कलचुरियों की जो क्षेत्र था, ठीक है, कलचुरी के जो क्षेत्र था वो था आपका मध्य प्रदेश, अर्थात कलचुरियों का जो शासन रहा वो मध्य प्रदेश में रहा। अब ये जितने भी राजा रहते थे वो थोड़ा साम्राज्य विस्तार भी करना चाहते थे, है ना, भैया एक जगह बंद कर थोड़ी रहेंगे। तो साम्राज्य विस्तार के लिए जब वो आगे बढ़े तो उनको मिला कौन सा आपका, तो उनको मिला आपका कोरबा का एक क्षेत्र, नाम था तुम्बाण। क्या नाम था आपका, तुम्बाण। ठीक है, तुम्बाण क्यों प्रसिद्ध है, तो तुम्बाण मुई वाला नहीं ना, जो एक मुई आया था। देखिए यहां मैं बात करूं तो तुम्बाण के लिए आपको याद रख लेना है, कोरबा में एक जगह है, नाम है आपका तुमान। ठीक है, तुमान। और सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में बात करूं तो कलचुरियों की जो प्रथम राजधानी रही कहां, आपका छत्तीसगढ़ में, वो रही आपका तुम्बाण। नोट करते भी चलिएगा ना, ठीक है, मैं बस आप लोगों को समझा रहा हूं। कलचुरियों की छत्तीसगढ़ में प्रथम राजधानी, और ये 10 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी रही, तो प्रथम राजधानी रही जी आपका तुम्बाण। इतना आपको याद रख लेना है, ठीक है। चले उसके बाद आगे देखते हैं, आगे इतिहास क्या कहता है। चले उसके बाद मैं बात करूं, कुछ सालों तक कलचुरियों ने तुम्बाड़ में शासन किया, ठीक है। अब कोरबा के जस्ट नीचे जो जिला है वो है आपका बिलासपुर। कौन सा आपका, बिलासपुर। और बिलासपुर में एक जगह है जो ऐतिहासिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, नाम है आपका रतनपुर। क्या नाम है आपका, रतनपुर। कुछ सालों बाद कलचुरियों ने तुम्बाड़ में शासन किया, पुनः वो अपने साम्राज्य विस्तार नीति के तहत आ गए कहां, आपका रतनपुर। कहां गए जी, आपका रतनपुर। और मूल रूप से शासन हो गया कलचुरियों का कहां, आपका रतनपुर। और रतनपुर जब भी जाओगे बहुत सारे आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, ठीक है। मुख्यतः रतनपुर का अधिकांश जो मंदिर है वो बनाया गया था, स्थापना किया गया था किसके द्वारा, एक आपका कलचुरी और दूसरा आपका मराठा। ठीक है, कलचुरियों के बाद आएंगे यहां शासन करने आपका मराठा। यहां तक क्लियर है सबको। चले अब देखिए बहुत वर्षों तक शासन किए, लेकिन 14वीं-15वीं शताब्दी में क्या हुआ, ये आपका जो ब्रांच है वो था किसका, आपका कलचुरियों का। ठीक है, अब कलचुरियों का एक ब्रांच शासन करने आ गया कहां, आपका तो रायपुर वाले क्षेत्र में। कहां आ गया आपका, रायपुर वाले क्षेत्र में। अब हमें कौन से जिले के बारे में पढ़ना है, आपका रायपुर जिले के बारे में पढ़ना है। तो जब कलचुरी शासन करने आया रायपुर जिले में तो उसके द्वारा कौन कौन सा प्रमुख कार्य किया गया, किसने रायपुर को बसाया, किसने राजधानी बनाई, ये सब के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं, इतिहास देखते हैं। देखिए कलचुरियों का एक शाखा भी शासन कर रहा है कहां, आपका रतनपुर में, और इसी का एक ब्रांच, एक शाखा आ गया कहां, आपका तो रायपुर में। तो अभी शासन कहां कहां है, रतनपुर और आपका रायपुर में। अब रायपुर के लोग क्या करेंगे, थोड़ा डेवलप्ड करेंगे। कैसे, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो रायपुर नगर की जिन्होंने स्थापना की, रायपुर शहर को जिसने बसाया,
ठीक है। रायपुर शहर को जिसने बसाया वो थे आपका रामचंद्र देव। कौन थे आपका शासक? आपका रामचंद्र देव। और जो ब्रांच आपका रतनपुर से अलग होकर आया, कहां आपका? तो रायपुर, उस ब्रांच को कहा जाता है आपका रायपुर का लाहौरी शाखा। ठीक है, रायपुर का लाहौरी शाखा, लाहौरी शाखा, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, लाहौरी ब्रांच। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। तो जो रामचंद्र देव थे वो आपका रायपुर के लाहौरी शाखा थे, और इसके द्वारा ही रायपुर शहर क्या किया गया? आपका स्थापित किया गया। ठीक है, रायपुर शहर स्थापित किया गया। आगे हम बढ़े जी। अब रामचंद्र देव के बाद आएगा उसका पुत्र, नाम था आपका ब्रह्मदेव। क्या नाम था आपका? ब्रह्मदेव। देखिए, रामचंद्र देव के द्वारा रायपुर शहर स्थापित किया गया, जबकि ब्रह्मदेव के द्वारा आप सबको याद रख लेना है, राजधानी बना दिया गया किसको? आपका रायपुर को। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, 10 बार एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए, अब शासन चल रहा है किसका? आपका तो कलचुरियों का। ठीक है, एक ब्रांच आपका लाहौरी शाखा या रायपुर। अब उसके बाद शासन होगा किसका? आपका मराठों का। किसका? आपका मराठों का। क्योंकि रतनपुर में आप जितने भी मंदिर सुने हो, जैसे कि आपका कौन कौन सा मंदिर है प्रमुख रूप से? महामाया माता का मंदिर, एक आप राम टेकरी सुने होंगे, ऐसा बहुत सारी जगह है। तो उस मंदिरों का निर्माण आपका कलचुरी वंश के शासकों द्वारा और मराठे वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। अब बीच में आएंगे कौन? आपका मराठा। ठीक है, मराठों का आगमन होगा लगभग 1841-42 में। ठीक है, 1841-42 में मराठों का आगमन होगा। मराठों में कई शासक आए, जैसे कि बिंबाजी भोसले, वेंकोजी भोसले, अप्पाजी भोसले, बहुत वर्षों तक उन्होंने शासन किया। लेकिन 1818, एक डेट आपको याद रख लेना है, 1818, ये हम इतिहास में बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को केवल कॉन्सेप्ट बेसिक आपको याद रख लेना है। देखिए, 1818 में क्या हुआ? मराठों का शासन जारी था, और उस समय में बात करूं तो मराठों का जो आपका मुख्य केंद्र था वो था आपका नागपुर। कौन सा? आपका नागपुर, मुंबई वाला क्षेत्र। ठीक है, और यहां से आपको याद रख लेना है रघुजी तृतीय, रघुजी तृतीय। अब देखिए, धीरे धीरे बहुत सारे जितने शासक हैं उनका देहांत हो गया, जिसमें से बिंबाजी भोसले, वेंकोजी भोसले, अप्पाजी भोसले। और यहां से क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है? सूबेदारी प्रथा से। ठीक है, जो मैं इतिहास में पढ़ाऊंगा जब हम छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे तब, है ना, कितने सूबेदार हुए, प्रथम सूबेदार कौन थे, तो चलिए उस पर हम ज्यादा डिटेल नहीं करते। तो इस समय क्या था? एक नया शासक आया, नाम था आपका रघुजी तृतीय, लेकिन ये अल्पवयस्क था। ठीक है, अर्थात गद्दी संभालने के योग्य नहीं था। तो उसका फायदा उठाया किसने? आपका अंग्रेजों ने। ठीक है, अल्पवयस्क है तो उन्होंने संधि किया किसके साथ? अंग्रेजों ने मराठों के साथ, कि भैया जब तक रघुजी तृतीय वयस्क नहीं हो जाते तब तक शासन की बागडोर कौन संभालेगा? आपका अंग्रेज संभालेगा। ठीक है, तो 1818 से छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का क्या हो गया? आपका आगमन हो गया। क्लियर है? अब इसी समय आपका बात किया जाए तो यहां ब्रिटिश अधीक्षक की नियुक्ति की गई, किसके द्वारा? आपका अंग्रेजों के द्वारा। किस लिए? तो छत्तीसगढ़ का जो बहुत सारा जो साम्राज्य विस्तार था उसकी देखरेख के लिए। तो प्रथम जो ब्रिटिश अधीक्षक बनाया गया वो थे आपका कैप्टन एगेन्यू। कौन थे? आपका कैप्टन एगेन्यू। ठीक है, ये कौन थे? प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे आपका छत्तीसगढ़ में। क्लियर है यहां तक? अभी आपको केवल बेसिक समझना है, इसके पीछे बहुत लंबा कहानी है। तो कैप्टन एगेन्यू को बनाया गया ब्रिटिश अधीक्षक। ठीक है, ब्रिटिश अधीक्षक इसको बनाया गया, ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी राजधानी परिवर्तन कर दिया। ठीक है, राजधानी देखिए शुरुआत में थोड़ा सा समझिएगा। रतनपुर में शासन था किसका? कलचुरियों का। एक और आ गया आपका रायपुर, एक शाखा आपका रायपुर है, अब रायपुर में उसका शासन चल रहा है। अब रतनपुर में किसका शासन आएगा? आपका मराठों का। रायपुर में नहीं आएगा, आपका मराठों का शासन आएगा रतनपुर, क्योंकि सबसे बड़ा जो हिस्सा जो था वो साम्राज्य का वो था आपका रतनपुर। अब उसके बाद क्या होगा? कलचुरियों को शासन चल रहा था, बीच में मराठा 1841-42 में। उसके बाद आ गया कौन? आपका अंग्रेज। कौन? आपका अंग्रेज। इधर आपका रायपुर में दूसरा जो ब्रांच था उसका शासन चलता रहा, लेकिन विस्तार उतना नहीं हो पाया था। उसके बाद आपका जब ब्रिटिश आएगा कहां? आपका रतनपुर में, तो वो आपका ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट की क्या करेगा? आपका नियुक्ति करेगा देख रेख के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका रघुजी तृतीय क्या था? आपका अल्पवयस्क का था। क्लियर हुआ यहां तक? अब जो आपका कैप्टन एगेन्यू है वो क्या करेगा?
जो आपका शासन चल रहा था कहां, आपका रतनपुर में, ठीक है। अभी जो रायपुर है उतना डेवलप्ड नहीं हो पाया था, तो उन्होंने क्या किया, मूल रूप से जो राजधानी थी वो रतनपुर थी, और राजधानी रतनपुर से परिवर्तित करके कहां ले आया, आपका रायपुर, ठीक है। किसने, तो ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट ने, अर्थात कैप्टन एगेन्यू, ब्रिटिश क्या थे, आपका अधीक्षक थे। रतनपुर से राजधानी चेंज कर दिया गया, कौन सा, आपका रायपुर। तो 1818 में रायपुर को बना दिया गया पूना क्या, आपका राजधानी। एक बार बनाया गया था किसके द्वारा, तो लाहौरी शाखा वाला, समझ रहे हो। उसके बाद जब ब्रिटिश अधीक्षक आए तो एगेन्यू ने क्या किया, राजधानी रतनपुर के जगह, ठीक है, किसको बना दिया गया, रायपुर को बना दिया गया। अब यहीं से रायपुर कंटिन्यू आपका राजधानी के रूप में स्थापित हो गया। क्लियर है यहां तक, ये था आपका हिस्ट्री, तो यहां तक आपको समझना है, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम चर्चा करते हैं। देखिए मैं बात करूं रायपुर जिले का, तो रायपुर जिले में क्या क्या खास बात है। तो सबसे पहले जो रायपुर जिला है वो आपका जिला का दर्जा दिया गया, कब दिया गया, तो 1861 को। कब बनाया गया रायपुर को जिला, आपका 1861 को रायपुर को बना दिया गया जी आपका जिला। साथ ही साथ ये क्या है, आपका लोकसभा क्षेत्र है, कौन सा, आपका रायपुर। रायपुर क्या है, आपका लोकसभा क्षेत्र। साथ ही साथ 1862 में बना दिया गया रायपुर को डिवीजन, संभाग का दर्जा दिया गया, किसको, आपका रायपुर को। और सबसे प्राचीनतम जो आपका नगर निगम बना 1967 में, वो था आपका रायपुर। तो चार पांच चीजें आपको याद रख लेनी है, किसके बारे में, आपका रायपुर के बारे में। क्लियर है यहां से। जैसे कि मैं बात करूं, अगर हम, चलिए एकदम ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ते, इतना ही आप लोग को याद रख लेना है। जैसे कि बात करूं तो 1861 में आपका सेंट्रल प्रोविंस का गठन हुआ था, अर्थात मध्य प्रांत का क्या हुआ था, आपका गठन हुआ था। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे समझ आए। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा इंडिया हो गया, ठीक है। देखिए शुरुआत में क्या हुआ था, बहुत सारे पहले सेंट्रल प्रोविंस थे। इस ओर था आपका बंगाल, इस ओर था आपका बंबई, और नीचे था आपका मद्रास वाला क्षेत्र, ठीक है। बीच में आपका बनाया गया क्या, बीच में आपका निर्माण किया गया आपका सीपी का, सेंट्रल प्रोविंस अर्थात मध्य प्रांत का। और मध्य प्रांत के अंतर्गत शामिल थे कुछ राज्य, कौन कौन से राज्य, जैसे कि इसमें शामिल कर दिया गया महाराष्ट्र को, छत्तीसगढ़ को, और मध्य प्रदेश को, और उड़ीसा का कुछ क्षेत्र। क्लियर है यहां तक। देखिए इस समय क्या हुआ, मध्य प्रांत में बहुत सारे संभागों का गठन किया गया। टोटल में बात करूं तो मध्य प्रांत में ये आपका मध्य प्रांत हो गया, इसमें कुछ कुछ क्षेत्र शामिल थे, जैसे कि आपका महाराष्ट्र, एमपी, और इधर हो जाएगा आपका सीजी, और उड़ीसा का आपका पश्चिमी हिस्सा। क्लियर है। अब मध्य प्रांत में टोटल 5 संभागों का गठन किया गया। कितने संभाग का, आपका 5 संभागों का गठन किया गया। 5 संभागों को अस्तित्व में लाया गया, उसमें शामिल था आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। और 1861 में क्या हुआ, तो 1861 में इन्हीं संभागों में से, चूंकि इस समय जो छत्तीसगढ़ था वो एमपी का हिस्सा था, ठीक है। तो इस समय 1861 में जब मध्य प्रांत का गठन हुआ तो एक आपका जिला बनाया गया, कौन सा, आपका रायपुर, है ना। टोटल में बात करूं तो टोटल 3 जिलों का निर्माण किया गया था। कितने जिले, आपका 3 जिले। कहां से, आपका एमपी या छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से। कौन कौन सा, तो पहला जिला हो जाएगा आपका रायपुर, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका बिलासपुर, ठीक है, कौन सा, आपका बिलासपुर। और तीसरा हो जाएगा जी आपका संबलपुर, कौन सा, आपका संबलपुर। ये थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं ना, ताकि आप लोगों को कम से कम पता चले क्या हुआ था। तो देखिए ये 3 चीज आपको याद रख लेना है। ये आपको याद रख लेना आरबीएस के रूप में। 1861 में आरबीएस का क्या हुआ था, आपका गठन हुआ था, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। वर्तमान में मैं बात करूं जी, तो जो आपका संबलपुर है वो किसका हिस्सा हो गया, आपका उड़ीसा का हिस्सा हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रख लेना। बाद में बहुत सारी चीजें, जैसे कि रियासतों की जब बात आती है पिछली स्टेट की, तो बंगाल प्रांत से 5 जो रियासत थे वो छत्तीसगढ़ में लाए गए, और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से, एमपी वाले क्षेत्र से 5 जो क्षेत्र है वो बंगाल प्रांत को दे दिए गए। क्लियर है यहां तक, वो बाद में देखेंगे, तो इतना आपको याद रख लेना। चलिए एक एक करके हम देखते हैं, समझते हैं रायपुर में क्या क्या खास होने वाला है। तो इसके सीमावर्ती जिलों की मैं बात करूं, कौन कौन से जिलों की सीमा को स्पर्श करता है, तो यहां से हम देख लेते हैं ना मैप के माध्यम से। चलिए एक एक करके थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए यहां जो रायपुर है,
ये जो आप देख रहे हो ये क्या हो गया आपका रायपुर, ठीक है। अब आप सभी कहीं ना कहीं रायपुर से नेशनल हाईवे से कहीं ना कहीं महासमुंद गरियाबंद कभी ना कभी गए हो। तो उसके सीमावर्ती जिलों की बात करूं तो मैप के माध्यम से 2-3 दिन हो गए बताते बताते, है ना, कौन कौन से। तो एक आपका महासमुंद आएगा, महासमुंद के बाद गरियाबंद, गरियाबंद के बाद धमतरी, ठीक है। ऊपर बात करें तो बलौदा बाजार, ठीक है। 4 जिला ऐसी हो गए। इस ओर देखे तो दुर्ग है, दुर्ग से ही रायपुर जुड़ा हुआ है, ठीक है। और एक कौन सा होगा आपका बेमेतरा, कौन सा आपका बेमेतरा। इतना आपको याद रख लेना है। क्लियर है। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ मैप के माध्यम से भी देख ले ताकि आप लोग को अच्छे समझ आए। देखिए ये जो रायपुर डिवीजन है इसका मुख्य कौन सा हो गया, ये आपका रायपुर हो गया। ऊपर आपको देखने को मिलेगा ये हो जाएगा जी आपका कौन सा बलौदा बाजार, कौन सा आपका बलौदा बाजार। इधर ये वाला जो क्षेत्र हो जाएगा ये हो जाएगा आपका महासमुंद, कौन सा आपका महासमुंद। नीचे मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका गरियाबंद, ठीक है। इधर ये कौन सा हो जाएगा आपका धमतरी, इधर ये हो जाएगा आपका दुर्ग, और इधर हो जाएगा कौन सा आपका बेमेतरा, ठीक है। तो कौन कौन से जिले की सीमा को स्पर्श कर रहा है तो 1, 2, 3, 4, 5 और आपका 6, ठीक है। क्या चीज नहीं सर, बिलासपुर नहीं करता। सबसे पहले तो आपको बिलासपुर जाना है तो बलौदा बाजार क्रॉस करना पड़ेगा। इन्हीं चीजों को हमें समझना है ना। जैसे कि मैं बात करूं तो यहाँ एक आपका नेशनल हाईवे गुजरेगी, बिलासपुर तो बहुत दूर हो जाता है। कवर्धा से आपका एक नेशनल हाईवे, कहाँ आपका बेमेतरा, ठीक है। बेमेतरा से कहाँ आपका बलौदा बाजार सिमगा, ठीक है। सिमगा से आ जाएगी कहाँ आपका रायपुर, ठीक है। रायपुर से आपका कहाँ धमतरी, ठीक है। धमतरी से थोड़ा हिस्सा बालोद, कांके, नीचे कोंडागांव, फिर आपका बस्तर, नीचे सुकमा। अब यहीं से आपका इसका एक ब्रांच निकलेगा, इसका नाम है NH30। क्या नाम है आपका NH30। अब बलौदा बाजार से NH30 से का एक ब्रांच निकलेगा जो जाएगी कहां आपका बिलासपुर। इस नेशनल हाईवे का नाम है, जल्दी से बताइए ऑनलाइन वाले किसी को पता होगा तो बताइए। NH130। क्या नाम है आपका NH130। कहां से आपका तो बलौदा बाजार। देखिए सबसे पहले रायपुर के बाद पड़ेगा बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद आपका बिलासपुर। क्लियर है यहां तक, चले ओके। तो सीमावर्ती जिलों की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले बेमेतरा आपको देखने को मिलेगा, बेमेतरा के बाद दुर्ग, ठीक है। दुर्ग के बाद नीचे बात करूं तो धमतरी, ठीक है। इधर आपका गरियाबंद, बलौदा बाजार, एक कौन सा हो जाएगा आपका महासमुंद। कौन सा जी आपका, तो इधर आपको देखने को मिलेगा महासमुंद, ठीक है, महासमुंद। तो ये चीज आपको याद रख लेने। चले आगे बढ़ जाते हैं, एक एक करके हम थोड़ा सा देखते हैं। चले सबसे पहले हम यहाँ के नेशनल हाईवे को देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था NH30 की मैं अगर बात करूं तो वो ये वाला हो जाएगा आपका NH30, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका NH30। कहां से, तो देखिए ये हो जाएगा आपका बेमेतरा, बगल में हो जाएगा कवर्धा, कवर्धा से बेमेतरा, बेमेतरा से ये आपका बलौदा बाजार, ठीक है। अर्थात ये पूरा हिस्सा आपका हो जाएगा कौन सा बलौदा बाजार। तो ये जगह है आपका सिमगा, ठीक है। सिमगा से आप सीधा आएंगे कहां आपका रायपुर, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है नेशनल हाईवे बेमेतरा से आपका बलौदा बाजार और बलौदा बाजार से आपका रायपुर NH30, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा जी, तो इस नेशनल हाईवे का नाम हो जाएगा नेशनल हाईवे 30। अब इसका कौन कौन सा ब्रांच अलग हुआ है कहां से आपका रायपुर से, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक करके समझते हैं। एक आपका NH30 हो जाएगा, और जैसे कि आप दुर्ग से कभी रायपुर आए हो, आप लोग आए हो कि नहीं, तो कौन सा नेशनल हाईवे से आए हो बताइए। दुर्ग से कहा रायपुर, फिर आप महासमुंद जाओगे, सरायपाली शिशुपाल गए हो कभी घूमने, नहीं गए हो, है ना। छत्तीसगढ़ घूमे ही नहीं हुआ। चले चले जल्दी से बताइए ऑनलाइन वाले। NH53, ठीक है। कौन सा नेशनल हो जाएगा NH53 हो जाएगा। जब आप दुर्ग से, या फिर कहा जा सकता है राजनांदगांव से दुर्ग, दुर्ग से आपका रायपुर, रायपुर से महासमुंद, सीधा सीधा एक आप जो रोड देखोगे वो हो जाएगा आपका NH53। कौन सा आपका NH53। क्लियर है यहां तक, चले ओके। ये तेली तेली बांधा वाला रोड नहीं है जो सीधा, है ना, हाँ वो हो, कौन सा हो जाएगा आपका NH53। क्लियर है। और जो बीचों बीच गया है जैसे कि रविशंकर यूनिवर्सिटी से आपका तेली बांधा तक सीधा, उसे बोला जाता है कौन सा आपका जी रोड। क्या बोला जाता है
जी रूट। तो एक एक करके हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो देखिए, सबसे पहले ये हो जाएगा NH कौन सा आपका 30, ये हो जाएगा आपका दुर्ग से जब आप रायपुर आओगे तो ये हो जाएगा NH53, कौन सा आपका NH53। अब देखिए ये सेंटर हो गया कौन सा आपका रायपुर। अब रायपुर की मैं बात करूं तो रायपुर से एक रोड कटा है कहां के लिए आपका, तो विधानसभा वाला रोड देखे हो, विधानसभा वाला खरोरा विधानसभा गए हो ना कभी, तो वो भी एक नेशनल हाईवे जो कहा जाएगी आपका बलौदा बाजार, ठीक है। इस नेशनल हाईवे का नाम है नेशनल हाईवे 130B। क्या नाम है आपका 130B, ठीक है, विधानसभा रोड। क्लियर है। नीचे में बात करूं तो मैंने उस दिन बताया था कि आपको कहां जाना है, राजिम जाना है। कहां आपका राजिम। तो देखिए यहां आपको देखने को मिलेगा ये NH30 है, इसमें स्थित है आपका अभनपुर, कौन सा आपका अभनपुर। अभनपुर बस स्टैंड से बगल में ही एक रोड कटा है जो आपको ले जाएगी कहां आपका राजिम गरियाबंद। इसका नाम क्या बताया था आपका 130C, NH130C। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए ओके, अब एक एक करके हम तहसील देख लेते हैं। देखिए यहां आपका अगर बात करें तो दो ब्रांच आपका NH30 का 130B जाएगी बलौदा बाजार, 130C जाएगी कहां आपका गरियाबंद। क्लियर है यहां तक। अब ये हो जाएगा आपका NH53। अब तहसील देखिए कौन कौन सा तहसील है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ऊपर से हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। चलिए एक करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले NH30 में आपको याद रख लेना है बगल में आपका धरसीवा तहसील, कौन सा तहसील आपका धरसीवा तहसील। क्लियर है यहां तक। धरसीवा के बाद हम आते हैं तो ये रायपुर, रायपुर हो जाएगा। रायपुर तहसील है कि नहीं बताइए, बताइए। रायपुर तहसील नहीं है, ये आएगा आपका धरसीवा तहसील के अंतर्गत। क्लियर है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे मैं बात करूं तो सीधा आ जाते हैं, ये पड़ेगा आपका अभनपुर, कौन सा आपका अभनपुर। अभनपुर किसमें आपका NH30 में। और 130C में आपको देखने को मिलेगा गोबरा नवापारा। क्या आपका गोबरा नवापारा, नवापारा। देखिए यहां भी ऐसा ही हो रहा है कि महानदी के उस पार हो जाता है आपका राजीव, ठीक है, इस पार आपका रायपुर, ठीक है, मैं सॉरी मतलब रायपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आ जाता है। बीच में आपको महानदी ऐसे देखने को मिलेगी, ठीक है, इस पार हो जाएगा आपका राजीव। तो ये आपका गोबरा नवापारा, अभनपुर। और NH53 में हम आगे बढ़े तो आपको याद रख लेना है, देखने को मिलेगा आपका मंदिर हसौद। क्या आपका मंदिर हसौद। मंदिर हसौद से आगे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक तहसील आरंग। क्या आपका आरंग। क्लियर है जी यहां तक। उसके बाद 130B को हम पकड़ते हुए आगे बढ़े तो यहां एक तहसील है, नाम है खरोरा। कौन सा आपका खरोरा। तो खरोरा, मंदिर हसौद, आरंग। और एक आपको याद रख लेना है जी तिल्दा। कौन सा आपका तिल्दा, ठीक है। चलिए ओके। और जैसे ही हम NH30 से होते हुए थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक जगह हमें देखने को मिलेगा, नाम है बिरगांव। इसको अलग कलर में लिख लेता हूं ना, कौन सा आपका, तो बिरगांव। सुने हो बिरगांव। चलिए कोई बता सकते हो खास बात क्या है बिरगांव की। नगर निगम है, ठीक है। देखिए आपको नगर निगम की टोटल छत्तीसगढ़ में संख्या है 14। कितनी है आपका 14, जिनमें से दो आपको देखने को मिलेंगे रायपुर में। दुर्ग में आपको 4 नगर निगम देखने को मिलेंगे, 4 2 6, ठीक है। एक धमतरी पढ़े हैं, धमतरी पढ़े हैं ना, 6 1 7। नीचे पढ़े हैं बस्तर अर्थात जगदलपुर। कितना हो गया 8 हो गया। अब हमें और कितना देखना है 6, 6 और देखना है ना, 14 हुआ क्या जी। तो 6 और देखना है, तो 6 कौन कौन से होगा ये भी हम देखेंगे। जैसे बिलासपुर आ जाएगा, रायगढ़ आ जाएगा, अंबिकापुर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आगे देखें, पहले आपको 8 का नाम याद रखें। खैर अभी दुर्ग नहीं पढ़े हैं, तो चलिए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। बिरगांव और रायपुर क्या है, दोनों आपका नगर निगम है, ठीक है। तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको 2 नगर निगम देखने को मिल जाएगा। अब एक एक करके हम चर्चा करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है आपका रायपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब क्या क्या खास बात है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि रायपुर एक ऐसा जिला है जहां से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए जैसे ही आप ये हो जाएगा आपका दुर्ग, कौन सा आपका दुर्ग। दुर्ग से जैसे ही आप इंटर करोगे, एक मिनट ना थोड़ा सा यहां देख लेता हूं।
चलिए, दुर्ग से आप जैसे इंटर करोगे कहाँ के लिए, आपका रायपुर के लिए, ठीक है। तो बीच में एक नदी आपको दिखाई देगी, कौन सा नदी है आपका, खारून नदी, बीच में पड़ता है ना खारून नदी। तो आपको याद रख लेना है, जो खारून नदी है वो आपका सीमा रेखा बनाएगी किसके किसके मध्य, तो आपको याद रख लेना है दुर्ग और आपका रायपुर के मध्य। क्लियर है यहां तक। जैसे कि आप महादेव घाट जाओगे तो उस पार जैसे ही जाओगे तो आपका दुर्ग पड़ जाता है, इस ओर क्या आ जाता है आपका रायपुर। वैसे इधर भी होता है आपका टाटीबंध के उस पार जाओगे तो। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका खारून नदी। इस ओर आपको देखने को मिलेगा एक नदी, इस नदी का नाम है आपका महानदी। कौन सा नदी, आपका महानदी। जैसे कि आप आरंग जाओगे, आरंग तो वहां आपको महानदी देखने को मिलेगा, उस पार पड़ जाएगा महासमुंद जिला, इस पार आपका क्या देखने को मिलेगा आपका, तो रायपुर। क्लियर है। तो देखिए, जो महानदी है वो सीमा रेखा बनाएगी महासमुंद और रायपुर के बीच, ठीक है। खारून नदी सीमा रेखा बनाएगी, सीमा का निर्धारण करेगी दुर्ग और आपका रायपुर। क्लियर है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए, जैसे हम इंटर करेंगे तो यहां आपको देखने को मिलेगा जी एक जगह, कौन सा आपका टाटीबंध, कौन सा आपका टाटीबंध पड़ता है ना बीच में टाटीबंध। तो टाटीबंध से दो रिंग रोड कटा हुआ है, ठीक है। एक जो जाता है कहां के लिए, तो एक जो रिंग रोड है आपको याद रख लेना है, जो जाएगी आपका सीधा ऐसे होते आपका तेली बांधा, कहां जाएगी आपका तेली बांधा, ये बगल वाला, ठीक है। ये रायपुरा पचपेड़ी, ये क्या है, रिंग रोड नंबर 1 है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। दूसरा आपको याद रख लेना है, यहीं से एक कटेगा रोड जो जाएगी सीधा आपका NH30 में मिलेगी और आगे आपका इसमें मिल जाएगी, किसमें आपका 130 बीच में, ठीक है। ये आपका रिंग रोड नंबर 2, कौन सा आपका रिंग रोड नंबर 2, ये आपका 1, ये आपका 2, याद है, क्लियर है सबको। चले, और ये जो बीच का आप देख रहे हो ना, ये आपका है जी रोड, कहां तक आपका तेली बांधा तक। अब ये यहां तक मिल जाएगा, बाद में यही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें आपका NH53 में। क्लियर है यहां तक। चले, अब एक एक करके समझते हैं क्या क्या प्रमुख बात है और क्या क्या एग्जाम की दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण होने वाला है। चले, तो सबसे पहले ये होगा टाटीबंध, ठीक है। टाटीबंध से जैसे हम आगे आएंगे तो एक यूनिवर्सिटी हमें देखने को मिलेगा, कौन सा आपका पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी, ठीक है। पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी, उसी में एक आपका ग्राउंड बनाया गया है, एक आपका मैदान बनाया गया है, किसके लिए, आपका हॉकी के लिए, ठीक है। हॉकी का मैदान है, देखे होंगे जस्ट आपका रविशंकर के बगल साइंस कॉलेज मैदान में। उस मैदान का क्या नाम है, कौन सा ग्राउंड हो गया आपका, हॉकी स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम है आपका, हॉकी स्टेडियम, ठीक है। स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम। अब एक चीज बताइएगा, ये जो हॉकी स्टेडियम है वो किसके नाम पर रखा गया है, ये एग्जाम में पूछा गया था, बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो उसको आपको नोट करते जाना है। ये जो स्टेडियम है वो रखा गया है भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। तो ये जो हॉकी स्टेडियम है वो रखा गया है आपका वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और जिसमें हम हॉकी खेलते हैं एक टर्फ बिछा रहता है, सबको पता होगा, ठीक है, जिसमें पूरा पानी डाल दिया जाता है। तो यहाँ का ये भी एग्जाम में पूछा गया था एक बार, व्यापा में PSC का एग्जाम, जो आपका हॉकी स्टेडियम है कहाँ का, आपका रायपुर का, उसका टर्फ का कलर क्या है। अलग अलग कलर के होते हैं टर्फ जिसमें हॉकी खेला जाता है। तो इसका जो टर्फ का कलर है, जैसे कि आप देख सकते हो, वो है आपका ग्रीन। तो ये भी आपको थोड़ा सा नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। टर्फ, अब इतना सारा क्वेश्चन हो गया, सभी मन में उठता है, लेकिन एक एक चीज पूछा जाता है। टर्फ का कलर है आपका क्या, तो ग्रीन, ठीक है। और एक स्टेडियम है कहाँ आपका, तो राजनांदगांव में, राजनांदगांव में है ना हॉकी, हाँ, ठीक है। वहां का टर्फ का कलर है क्या आपका, ब्लू, ठीक है। क्या है आपका, ब्लू। तो ये चीज आपको याद रख लेना है। अब देखिए एक एक करके हमें चलना है। देखिए, जैसे ही हम रविशंकर से आगे जाएंगे, ठीक है, रविशंकर यूनिवर्सिटी से आगे जाएंगे तो एक आपका आश्रम देखने को मिलेगा, नाम है आपका विवेकानंद आश्रम या रामकृष्ण आश्रम, बगल में है, नहीं दिखे हो, फेमस है। ये थोड़ा सा आगे जाओगे RKC के, हाँ, वंदना ऑटो बजाज करके नहीं है, RKC के थोड़ा सा आगे है आपका रामकृष्ण आश्रम, है ना, रामकृष्ण परमहंस आपका आश्रम है, आपको याद रख लेना है। एक आश्रम हम पढ़े थे कहाँ, आपका नारायणपुर में, कहाँ पढ़े थे आपका, नारायणपुर में, बताया था ना, नारायणपुर पढ़े हो तो,
कैसे पालेश्वर सर, याद आ रहा है? चलिए देखिए, इस आश्रम को क्यों याद रख लेना है, तो आश्रम फेमस है। इस आश्रम का स्थापना आपका 1958 में किया गया था। कब आपका? 1958 में। क्लियर है? किसके द्वारा? तो स्वामी आत्मानंद के द्वारा, स्वामी आत्मानंद के द्वारा, जिसके अभी इसी के नाम पर आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल चलता है। और जो आपका नारायणपुर का जो आश्रम था उसका स्थापना किया गया था 1985 में, वो भी इसी के द्वारा किया गया था। क्लियर है यहां तक? चलिए ओके, अब एक एक करके हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं ना, क्या क्या और हमारे लिए खास होने वाला है। तो जैसे देखिए, ये हो गया आपका आश्रम। जैसे ही आप टाटीबंध से, ठीक है, टाटीबंध से आगे बढ़ोगे कौन सा नेशनल हाईवे के माध्यम से? नेशनल हाईवे 30 के माध्यम से। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया, तो एक एक करके हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी एक इंडस्ट्रियल एरिया, नाम है जी आपका तेंदुआ। कौन सा आपका? तेंदुआ। और देखिए, ये हमेशा लग रहा है कितने सारे चीजों को कैसे पढ़े, आएगा कि नहीं, तो ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में 10 बार पूछा गया है। जैसे तेंदुआ, ठीक है, तेंदुआ कई बार पूछा गया है। तेंदुआ के बाद आपको याद रख लेना है कौन सा, एक हमें इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिलेगा आपका उरला। कौन सा आपका? उरला। देखिए, सबसे पहले तेंदुआ, फिर उरला, उरला के बाद आपको याद रख लेना है सिलतरा। कौन सा आपका? सिलतरा। नाम सुनो सब, उरला, सिलतारा। उसके बाद आपको याद रख लेना है जी भनपुरी। कौन सा आपका? भनपुरी। और एक आपको याद रख लेना है रावा भाटा, रावा भाटा। तो ये सब क्या है? तो ये सब इंडस्ट्रियल एरिया है, कहाँ के? आपका रायपुर के। ठीक है, कौन कौन सा? तेंदुआ, उरला, सिलतारा, भनपुरी, एकदम क्रम से पड़ेगा आपका। बगल में बिरगांव भी पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? तेंदुआ, उल्ला, सिलतरा, भनपुरी, रावा भाटा, सबकी अलग अलग खासियत है, जो अभी हमें उद्योग वाले क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल एरिया वाले क्षेत्र में हम पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, जो तेंदुआ है वो नवीन औद्योगिक क्षेत्र है, नवीन इंडस्ट्रियल एरिया है। उरला रायपुर का सबसे पहला इंडस्ट्रियल एरिया है। सिलतरा रायपुर का सबसे बड़ा क्या है आपका? इंडस्ट्रियल एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, उसके बाद आपका एक भनपुरी अप्रैल पार्क, अप्रैल पार्क का कहने का अर्थ है कपड़ों की जहां कटाई बुनाई की जाती है। और एक रावा भाटा आपका मेटल पार्क। तो याद रखना है तो रख सकते हो, लेकिन अभी इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में क्या करना आप लोग को याद रख लेना है जी। ठीक है, चलिए ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो इधर आपको देखने को मिलेगा दो सीमेंट फैक्ट्री। ठीक है, दो सीमेंट फैक्ट्री कौन कौन से? एक आपका बैकुंठ, ठीक है, एक आपका बैकुंठ और दूसरा आपका माढ़र। नाम सुने हो? बैकुंठ और आपका माढ़र। कौन सा फैक्ट्री? आपका सीमेंट फैक्ट्री। देखिए, जो आपका छत्तीसगढ़ का मध्य भाग है उसमें आपको प्रमुख मिनरल्स के रूप में देखने को मिलेगा क्या आपका? तो चूना पत्थर, लाइमस्टोन। ठीक है, और जहां चूना पत्थर होगा जी वहां आपका सीमेंट फैक्ट्री स्थापित किया जाएगा। जैसे कि सीमेंट फैक्ट्री की बात किया जाए तो बलौदा बाजार को सीमेंट फैक्ट्री का हब कहा जाता है, क्योंकि जो मध्य भाग है छत्तीसगढ़ का वहां में देखने को मिलेगा लाइमस्टोन, चूना पत्थर। क्लियर है यहां तक? चलिए ओके, तो दो बैकुंठ और आपका मार्डर। ठीक है, अब एक चीज और याद रख लेना है, आप रेलवे स्टेशन गए हो कभी रायपुर का? थोड़ा सा आप आगे जाओगे है ना, बिलासपुर के लिए निकलोगे तो वही आधा 1 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है, नाम है आपका WRS, जहां ट्रेन बिल्कुल रुकता है। WRS सुने हो, है ना? WRS कॉलोनी। कौन सा आपका? WRS कॉलोनी जिसे बोला जाता है। अब क्या खास बात है, जैसे ट्रेन के माध्यम से आप आगे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा WRS कॉलोनी, जिसका अर्थ होता है वेगन रिपेयर शॉप। क्या होता है आपका? वेगन रिपेयर शॉप। अर्थात ट्रेन की जो आपका जो डिब्बा देखते हो, जो वैगन देखते हो, उसका यहाँ पर मरम्मत किया जाता है। ठीक है, कहा आपका? WRS कॉलोनी। ठीक है, और इसका स्थापना किया गया था जी 1966 में, 1966 में। क्लियर है यहां तक? चलिए देखिए, इस रोड से हम जाएंगे कहां से? आपका रायपुर से आपका NH30 का ब्रांच निकलेगा खरोरा के लिए। तो यही इसी आपका नेशनल हाईवे 130B में आपका देखने को मिलेगा कि आपका विधानसभा, क्या आपका? विधानसभा। क्लियर है? और इस विधानसभा का नाम क्या है, बता सकते हो जल्दी से? नाम बताइए, पूछा भी गया है। ऑनलाइन वाले किसी को पता है जी? मिनी माता।
ठीक है, मिनी माता। कौन थी मिनी माता? तो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद। ठीक है, तो मिनी माता के नाम पर आपका रखा गया विधानसभा भवन का नाम। क्लियर है जी? चले आगे हम बढ़े तो एक आपको इंडोर स्टेडियम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कहां? आपका बूढ़ा तालाब के बगल में। देखे हो कभी? नहीं देखे हो? अरे चलिए, ओके। देखिए, इंडोर स्टेडियम जितना भी प्रोग्राम होता है, जो सेलिब्रिटी आता है, इंडोर स्टेडियम में ही होता है मूल रूप से। अब उस इंडोर स्टेडियम का देखिए, मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस इंडोर स्टेडियम का नाम किसके ऊपर रखा गया है, किसके नाम पर रखा गया है? बताइए, ऑनलाइन वाले। हाँ, बलवीर सिंह जुनेजा। ठीक है, बलवीर सिंह जुनेजा आपका नाम रखा है इस आपका इंडोर स्टेडियम का, तो ये आपको लिख लेना है बगल में। ठीक है, साथ ही साथ यहां आपको देखने को मिलेगा बूढ़ा तालाब। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है? स्वामी विवेकानंद सरोवर। क्यों बोला जाता है? आप जाओगे तो बीच में स्वामी विवेकानंद का बहुत बड़ी प्रतिमा क्या किया गया? आपका स्थापित किया गया है। क्यों किया गया है? तो स्वामी विवेकानंद ने अपने जो बालपन या बचपन के अधिकांश समय आपका रायपुर में ही बिताया है, और कहा जाता है कि ये वही बूढ़ा तालाब के सामने कभी खेलने जाते थे और यही रुकते भी थे कभी कभी, इसलिए इसको आपका स्वामी विवेकानंद सरोवर कहा जाता है। क्लियर है? चले अब हम एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य पर चर्चा करेंगे। ठीक है, वो है महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर। नाम सुने हो? चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे ही आप कहा जाओगे? घड़ी चौक जाओगे। ठीक है, घड़ी चौक से थोड़ा सा दूर जाओगे तो पड़ता है गढ़कलेवा। गढ़कलेवा, ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न जो व्यंजन है, जैसे कि ठेठरी, खुरमी, फारा, ठीक है, ये सब आपका वहां मिल जाएगा। और यही जो चीज बता रहा हूं ना, ये आपको ए का जो एग्जाम होगा ना, उसमें सब चीज पढ़ना पड़ेगा। ये ठेठरी, खुरमी, है ना, आपका खपुरी रोटी, जैसा भी हो, खाते हो कि नहीं? सब खाते हैं। पान रोटी, एक बार पूछा गया था पान रोटी किससे बनाया जाता है, पीएससी का क्वेश्चन है। एक बार पूछा गया था आपका खट्टा भाजी, अमारी भाजी। तो एक सब चीजों को हमें पढ़ना है, मुनगा बड़ी सब पढ़ना है, किसमें? आपका पीएससी के लिए। ठीक है, जितने भी जनजाति आपका पेय पदार्थ है उसको भी देखना है, जनजाति नृत्य हमें देखना है, सब चीज पढ़ना है। चले तो महंत घासीदास संग्रहालय के बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं, आपका चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका महंत घासीदास संग्रहालय है। अब संग्रहालय का अर्थ क्या होता है? पुरानी चीजों को संग्रह करके रखना। ठीक है, जो उस राज्य की या उस देश की जो आपका पुरातात्विक जो दृष्टिकोण की बात करूं, पर्यटन की दृष्टिकोण से बात करूं, तो विभिन्न जो ताम्रपत्र है, शिलालेख है, उनको यहाँ संग्रहित करके रखा गया है, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो इनको देख सके। ठीक है, और जब भी आप इतिहास पढ़ोगे, छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है, बहुत सारे राजवंश हुए, जैसे कि कलचुरी, मराठा, नल वंश, है ना, छिंदकनांग वंश, काकती वंश। आप एक बार अगर पढ़ लोगे ना छत्तीसगढ़, तो पूरे छत्तीसगढ़ का एक चीज जान जाओगे, है ना। और उसके बाद सब चीजों को देखने और पढ़ने में बहुत मजा आएगा। जैसे कि आप कहाँ चले गए, मान लो आप चले गए कोरबा। ठीक है, अब तुम्बान बता रहा हूं, तो आप तुम्बान देखोगे। चैतुरगढ़ हम पढ़ेंगे, जो छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। तो एक बार पढ़ने के बाद वहां जाने में और आनंद क्या हो जाता है, आपको दोगुना हो जाता है। जैसे कि आप, मैं बता रहा हूँ, तीरथगढ़ जलप्रपात पढ़े थे बस्तर में, है ना। तो जब आप जाओगे तो कम से कम ये बता पाओगे, भैया जो तीरथगढ़ जलप्रपात है, मुझे पता है कौन से नदी में है, कौन सा आपका मुनगा बहार। तो बहुत चीज नॉलेज हो जाएगा किसके बारे में, आपका छत्तीसगढ़ के बारे में। और इन चीजों को एक बार आप पढ़ लोगे ना, तो एक आध बार जब भी आपको टाइम मिले, यहाँ विजिट करना। कहाँ आपका? तो महंत घासीदास संग्रहालय में। ठीक है, एक बार विजिट करके देखना। छत्तीसगढ़ की पूरी जानकारी, जितने भी राज्य जो साक्ष्य मिले, जैसे कि राजिम अभिलेख, है ना, जब हम क्या पढ़े थे, हाँ, वो तो अलग वाला है। जैसे कि जो पुराना हमें मूर्ति प्राप्त हुए, जैसे कि जांजगीर चांपा में शक्ति में पढ़े थे किरारी, है ना, किरारी में मिला है काष्ठ स्तंभ। ठीक है, काष्ठ स्तंभ, जिसमें उस जो, जैसे कि उस सातवाहन वंश का वो काष्ठ स्तंभ है, और वहां के जो पदाधिकारी थे, ठीक है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका एक एग्जाम में भी पूछा गया था, कुल पुत्रक पूछा गया था। कुल पुत्रक का होता है आपका अभियंता। ठीक है, अभियंता को कुल पुत्रक बोला जाता है। वो एसीएस में पूछा गया था 2022 में, तो वो यहाँ को देखने को मिलेगा।
ठीक है। रतनपुर से जितने भी आप मूर्ति प्राप्त हुई है किसका, आपका कलचुरी वंश का, वो भी यहाँ देखने को मिलेगा। ताम्रपत्र देखने को मिलेगा। और ये हम जब छत्तीसगढ़ इतिहास पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझे। चलिए इसके बाद थोड़े समझते हैं। देखिए यहाँ मैं बात करूं तो जो आपका महंत घासीदास थे, है ना, गुरु घासीदास की बात नहीं कर रहा हूं, ये थे महंत घासीदास। और ये भी एक बार घुमा के पूछा गया था कि जो आपका महंत घासीदास संग्रहालय वो किसके नाम पर है, तो ये किसके नाम पर है, महंत घासीदास के नाम है, गुरु घासीदास के नाम पर नहीं है। कौन थे ये, तो राजनांदगांव के ये राजा थे। कौन, आपका महंत घासीदास। इनके द्वारा ही 1875 में स्थापित किया गया था क्या, आपका तो महंत घासीदास संग्रहालय। ठीक है। स्थापना की मैं बात करूं तो स्थापना किया गया था किसके द्वारा, स्थापना किया गया था आपका, कितना हो रहा है टाइम, कितना हो रहा है, 9:30 से ज्यादा, 9:40। चलो 10-15 मिनट पढ़ते हैं क्योंकि लंबा पढ़ना भी उचित नहीं है ना। जितना पढ़ो मतलब उतना ही पढ़ो जो समझ आ सके। ठीक है। आप 2 घंटा 3 घंटा पढ़ रहे हो, सब एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे रहे हो तो मतलब नहीं। तो 10-15 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। देखिए महंत घासीदास संग्रहालय स्थापना 1875, ये आपको याद रख लेना है। और ये किसके नाम पर रखा गया है, महंत घासीदास जो कि राजा थे कहाँ के, आपका तो राजनांदगांव वाले क्षेत्र के। दूसरा मैं बात करूं, इसका जो उद्घाटन किया गया है ना, उद्घाटन इनोग्रेशन जो किया गया था वो आपको याद रख लेना है 1953 में। ठीक है। कब किया गया था आपका, 1950। ये स्थापना तो कर दिया गया था लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ था। ठीक है। 1953 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए कौन, आपका कौन थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, है ना, भारत के राष्ट्रपति सम्मान्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इस जो आपका गुरु महंत घासीदास संग्रहालय का क्या किया गया, आपका उद्घाटन किया गया। और यहाँ जितने भी आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित जितने भी साक्ष्य मिले हैं उनको यहाँ रखा गया है। ठीक है। जैसे कि मैं ताम्रपत्र की बात करूं, मैं शिलालेख की बात करूं, ऐसे बहुत सारी चीजों को यहाँ संजो कर रखा गया। आप जाके बिल्कुल एक बार अगर टाइम मिले तो इसको विजिट कर लेना, बहुत ही अच्छी जगह है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक एक करके, और क्या क्या बचा है। देखिए उसके बाद जल्दी जल्दी इसको थोड़ा सा खत्म करते हैं। देखिए ये हो गया आपका शैक्षणिक संस्थान। ठीक है। ये आपका प्रमुख विश्वविद्यालय यहाँ क्यों जाएंगे, देखिए सबसे पहले आपका पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है। कौन सा, आपका पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी। ये हो जाएगा आपका पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है। रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, इसका स्थापित किया गया था 1964 में। ठीक है। कब स्थापित किया गया था, आपका 1964 में। ये आपको याद रख लेना है। इसके अलावा आपको एक कॉलेज यहाँ देखने को मिलेगा जहां से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। यह है आपका छत्तीसगढ़ कॉलेज। क्या है आपका, छत्तीसगढ़ कॉलेज, जो किसके नाम पर है, योगानंदम, जे योगानंदम, पूरे लिख लेना है ना, जे योगानंदम। और इसको बनाया गया था जी, स्थापना किया गया था 1938 में। और ये छत्तीसगढ़ का क्या है, आपका प्रथम महाविद्यालय है। कौन सा, आपका जे योगानंदम। क्लियर है यहां तक। चले जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कौन सा, तो एक आपको याद रख लेना है हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ठीक है। हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, हिदायतुल्ला विधि विश्वविद्यालय। ठीक है। ये आपको याद रख लेना है, हिदायतुल्ला विधि विश्वविद्यालय। आपको देखने को मिलेगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है। जिसका डेट इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूं, 1987 में इसका स्थापना हुआ था। किसका, आपका इंदिरा गांधी। ठीक है। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय 1987। फिर आपका हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ठीक है। हिदायतुल्ला विधि विश्वविद्यालय। और एक आपको याद रख लेना है पत्रकारिता। ठीक है। जनसंचार एवं पत्रकारिता किसके नाम पर है, बताइए जल्दी से। पत्रकारिता कुशाभाऊ ठाकरे। ठीक है। कुशाभाऊ ठाकरे जन पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय। ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगी क्या क्या, तो एक आपको देखने को मिलेगी जी एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। जो कि यही है बगल में। एक आपको देखने को मिलेगा नीचे रिम्स। ठीक है। रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रिम्स।
क्लियर है? हाँ, इधर है आपका रिम्स। और एक आपको याद रख लेना है, आनंद समाज वचनालय। आनंद समाज वचनालय क्या था? जब महात्मा गांधी जी छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे तो उन्होंने आनंद समाज वचनालय में महिलाओं को क्या किया था? संबोधित किया गया था। ये क्या आपका? पुरानी बस्ती में। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इतना आपको याद रख लेना। और एक आपका एम से याद रख लेना, बस खत्म। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज करें कि कल करें? बताओ आप लोग। और बच्चे हैं अभी बहुत सारा है, क्योंकि बहुत बड़ा जिला है ना रायपुर। कैसे करें ऑनलाइन वाले? बहुत सारा बच्चे जी अभी। कि कल करें बताओ? कल करते हैं जो बच्चे हुए है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ोगे तो फिर इधर उधर हो जाएगा, है ना, मिक्स हो जाएगा सब। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। बाकी हम जो बचे हुए हैं वो कल देख लेंगे एक बार। ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक यू। तो ये कल भेजूंगा एक साथ, ठीक है, पीडीएफ बन जाएगा। चलिए, ओके।